एनसीईआरटी पार्ट 2 यानी से बोला भी था कि आपको एनसीईआरटी लेके रखनी है, लाए हो आज के नहीं लाए? हाँ कोई नहीं, जो नई वाली है एक मत दिखाओ, इसमें काफी रिव्यू होगी। कर दिया, यूनिट नंबर 8 है, ठीक है ना? अगला हेडिंग है हेडिंग डालिएगा स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन। स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन अगर बात की जाएगी तो आपके वहां पर देखिएगा हेडिंग लिखा हुआ है कंप्लीट कंडेंस एंड बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। 3 प्रकार से है। क्या मतलब है इसको देखिएगा। क्या ये बताइए कंप्लीट फॉर स्ट्रक्चर का जो मतलब होता है, कंप्लीट स्ट्रक्चर का बड़ा सिंपल सा मतलब है। कंप्लीट मतलब हमको सारे बॉन्ड नजर आने चाहिए, जिसको मैं लास्ट टाइम पे बार बार नाम दे रहा था ओपन स्ट्रक्चर। आप मोटा मोटी ये बात समझिएगा कि कंप्लीट स्ट्रक्चर का मतलब है जिसमें हमें सारे एटम्स और उनके बीच में प्रेजेंट बॉन्ड नजर आए। इतनी बात समझ में आती है? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपके सामने एक स्ट्रक्चर बनाता हूं CH3 CH2 CH2 CH3 बनाओ बेटा। क्लियर है बाबू? इसे हम क्या नाम दे रहे हैं? ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बार बार आ जाओ, बार बार आपके सामने फील करना पड़ेगा इन स्ट्रक्चर से। अब बेटा इसी का एक कंडेंस फॉर्म है। कंडेंस फॉर्म का मतलब क्या होता है? जिसमें चीजें हमको बहुत छोटे रूप में नजर आए और छुपा कर लिखा गया हो। जैसे कि अगर मैं तुमसे कहता कि तुम इसको क्या लिखोगे तो तुम क्या लिखते जरा बताओ? CH3 CH2 CH2 CH3 लिखो जरा। ठीक बात। अब इसका कंडेंस फॉर्म क्या है? कंडेंस फॉर्म का मतलब है आप इसको और शॉर्ट फॉर्म में लिखें। कंडेंस फॉर्म। अब तुम जरा देखकर बताना कि क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? CH3 CH2 का होल ट्वाइस CH3। बोलो बेटा, इसका मतलब CH3 CH2 का होल ट्वाइस CH3 कौन सी फॉर्म है? कंडेंस फॉर्म। तो क्या मामला क्लियर हुआ आपको? बिल्कुल बना लीजिए सर। अब जिन्होंने भी
लास्ट क्लास किसने नहीं ली है? आज किसकी किसकी पहली क्लास है? ठीक बात। अब एक बात बताना बेटा, एक बात हमेशा याद रखनी है, कार्बन की कोवेलेंसी स्टेबल कोवेलेंसी कितनी होती है? 4। यानी कार्बन जब तक 4 कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म नहीं करेगा तब तक कोई स्टेबल नहीं। उसमें हमेशा रखेंगे कि कार्बन की कोवेलेंसी 4 करते हुए आगे बढ़े। कार्बन 4 कोवेलेंट बॉन्ड कैसे कैसे बना सकता है जरा बताओ? या तो चारों बॉन्ड बना ले सिंगल, या बेटा एक डबल और 2 सिंगल, या एक ट्रिपल और 1 सिंगल, और या 2 कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन वो कर सकता है। तो जिनकी पहली क्लास है वो बना ले और वहां लिख ले स्टेबल कोवेलेंसी, क्योंकि जरूरत यार बार बार पड़ती है। और कार्बन वो 4 है, बिना 4 बॉन्ड बनाए मामला बनने वाला नहीं है। अभी मैं तुम्हें केवल ये 2 स्ट्रक्चर के बारे में ही बात करूंगा और फिर मैं उस स्ट्रक्चर की बात करूंगा जो तुम्हें सबसे ज्यादा डील करना है, और पेपर में भी वही आएगा, कोई दूसरा आने वाला भी नहीं है। ये सब नहीं आते पेपर में, ये सिर्फ दिखावे के लिए है सर। अगर मान लीजिए मैं आपके सामने एक क्वेश्चन यहां लिखता हूं, CH3 CH2, अभी से करते हैं CH2 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 CH3, तो इसकी कंडेंस फॉर्म लिखो। जल्दी से इसकी कंडेंस फॉर्म लिखो। क्या जो चीज कॉमन है रिपीट हो रही है उसको हम लोग मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं? CH2 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 1 2 3 4 5 बार या 5 टाइम्स बोल सकते हैं। तो क्या बेटा मैं इसको लिखूंगा CH3 और यहां कोई बॉन्ड दिखाया नहीं जाता, CH2 का होल 5 CH3। क्लियर है मामला? अब बेटा क्या ये जरूरी है कि हर बार अपने को इस तरीके से एक स्ट्रेट चेन ही मिले? नहीं, साथ में कुछ ना कुछ लगा हुआ हमको मिलेगा ही। आइए उसकी बात करते हैं। CH3 CH Cl CH3 CH2 CH2 OH बना लीजिए। और आपको इसका कंडेंस फॉर्म लिखना है। कंडेंस फॉर्म लिखना है। चले सर, अब एक बात बताओ, अगर ये लोग ना लगे होते तो जो चीज कॉमन होती उसको उतनी बार कॉमन करके लिख देते हैं। अब इसे जरा लिखने का तरीका देखना पहले और फिर देखना कि क्या चीज
ध्यान रखनी है, CH3 CH Cl, और बल्कि मैं इसे ब्रैकेट में कर देता हूं, CH3 का होल ट्वाइस CH2 और लास्ट में ब्रैकेट लगाने की कोई जरूरत नहीं, बना लीजिए। आ रहे, रुक जाओ, रुके रहो अभी, जल्दी आना नहीं है, इसीलिए तो बता रहे हैं। इधर से उधर नहीं जाना है, उधर से इधर आना है अपने को। जो तुम्हें लग रहा है ना बड़ा आसान है, आसान नहीं है, आना उधर से इधर है गुरु। चला जाए, एक तरीका इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, दूसरा तरीका CH2 का होल ट्वाइस करके भी लिखा जा सकता है, जिसको आप बोलते हैं CH3 CH Cl C, CH3 का होल ट्वाइस CH2 का होल ट्वाइस OH, दोनों फॉर्म लिखी जा सकती है। तो यहां तक कोई समस्या नहीं है सर, समस्या आने वाली है। अब मैंने आपको कौन सी फॉर्म लिखी, कंडेंस फॉर्म, और अब आपको क्या बनाना है, नॉर्मल स्ट्रक्चर। क्लियर है मामला, उल्टा बना लीजिए, ये कंडेंस फॉर्म है, इसको कन्वर्ट करिए नॉर्मल स्ट्रक्चर में। अब एक बात सुनिएगा, जब भी स्ट्रक्चर बनाइएगा, एक चीज जो मैंने आपको उतारने से पहले केवल क्या ध्यान रखना है, स्टेबल कोवेलेंसी कार्बन की कितनी है, 4 है। जब तक कार्बन 4 कोवेलेंट बॉन्ड ना बना ले, तब तक आगे वाले कार्बन के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। आपका स्ट्रक्चर केवल और केवल इस बात पर गलत हो जाएगा अगर आपने यहां पर पीछे वाले कार्बन की 4 कोवेलेंसी पूरी ना करते हुए आगे निकल गया। क्लियर है मामला, और यही आपके लिए सबसे बड़ी हिंट है हर स्ट्रक्चर। क्लियर है मामला, तो अब आ जाइए अपने सवाल पे और देखते हैं क्या करते हैं। इसको ओपन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करिए। बनाया सबने, देखो भाई इधर देखना। मान लीजिए अगर मैं तुमसे कहूं कि मैं CH3 लिख रहा हूं, तो इसका मतलब 3 बॉन्ड तो पहले ही बने हुए हैं, और मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल प्योर स्ट्रक्चर को ओपन करके अगर बनाऊं, तो क्या मैं इसको लिखूंगा CH3, यानी कार्बन के कितने कोवेलेंट बॉन्ड बन चुके हैं, 3। चौथा बॉन्ड आगे के लिए बढ़ा दिया गया, अगले वाले कार्बन के पास पहुंचे। क्या इसके पास एक हाइड्रोजन है, बोलो बेटा, और एक Cl है। Cl कौन सा बॉन्ड फॉर्म करता है, सिंगल।
हेलोजन हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? सिंगल। तो सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन किया। अब क्या कार्बन की एक कोवेलेंसी आपने आगे बढ़ा दी, यानी पीछे वाले का मामला पूरा चल रहा है। यहां पहुंचे, क्या लिखा हुआ? CH। तो आपने इस कार्बन के साथ क्या लगाया? एक H लगाया। बोलो बेटा, लेकिन क्या H लगाने भर से इस कार्बन का काम हो गया? नहीं सर, अभी इसको 2 कोवेलेंट बॉन्ड और बनाने, तो एक तो आगे के लिए रख दिया, यानी ये चौथी कोवेलेंसी कौन फुलफिल कर रहा था? ये CH3। क्लियर है मामला? आगे आइए सर, CH2 का फोर्थ राइज। क्या इसका मतलब? हर कार्बन CH2 है, यानी अपने आप ही उसके 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनते हुए जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं? बना लीजिए। क्लियर है मामला? यहां तक आप पहुंच गए। आ जाइए लास्ट कार्बन पे। जैसे ही आप इस कार्बन पे पहुंचे, क्या इसको अभी अपने 3 कोवेलेंट बॉन्ड और बनाने हैं सर? और वो 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की जिम्मेदारी किनको सौंपी गई है? CH3। तो इन स्ट्रक्चर्स में कई बार एक कंफ्यूजन ये रहता है कि सर हमें कैसे कि कौन किसके साथ जुड़ा हुआ है। अगर यहां ब्रैकेट्स ना भी लगे हो तो आपको याद रखना है, आप अगले वाले कार्बन के पास तभी जाएंगे जब पीछे, यानी कि जो कार्बन आप छोड़ के आगे बढ़े उसके 4 कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हुए या नहीं। क्या ये मामला क्लियर है? बिल्कुल। इतनी बात याद रखेंगे तो काम आसानी से बच जाए। ठीक बात। कुछ छोटी छोटी बातें। कार्बन हमेशा कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है? 4। या तो चारों बॉन्ड सिंगल बनाएगा, या एक डबल 2 सिंगल, या एक ट्रिपल 1 सिंगल, और या 2 कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड अगर ओपन चेन है तो। अगर ओपन चेन, अगर साइकिल है तो कभी भी कार्बन 2 कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता। क्लियर है मामला? अभी 2 सेकंड बाद, मतलब मुश्किल से 10 मिनट बाद आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि ये क्यों बोल रहे हैं कि कार्बन 2 लगातार डबल बॉन्ड साइकिल में नहीं बना पा रहे हैं। ठीक है, ओपन चेन में बना ले जा रहा है। कारण क्या है? वो कारण भी क्लियर होगा। दूसरा, अगर कभी भी हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाना है तो सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। अगर कभी भी हेलोजन के साथ बॉन्ड बनाना है तो हेलोजन मतलब FCl-Br या I। अगर ये टर्मिनल यानी किनारे पर है, किनारे पर ही सिंगल। ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है, ये याद नहीं रखना है। ऑक्सीजन हमेशा 2 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, ये याद रखना है। अगर उसे किसी का सपोर्ट मिला तो वो 2 सिंगल बॉन्ड बना लेगा। अगर सपोर्ट नहीं मिला तो वो डबल बॉन्ड O की तरीके दिखेगा। नाइट्रोजन हमेशा कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा? 3। वो 3 बॉन्ड या तो वो 3 सिंगल बॉन्ड बना सकता है, या 1 डबल 1 सिंगल बॉन्ड बना सकता है, या 1 ट्रिपल बॉन्ड बना के काम पूरा कर सकता है। क्लियर है मामला? यहां तक किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। अब आता है वो स्ट्रक्चर जिसके बिना पूरी केमिस्ट्री में काम नहीं चलेगा। हेडिंग डालिएगा, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। देखिए, मैंने आपसे इसलिए बोला एनसीईआरटी लेना इसलिए जरूरी है दोस्त कि आपको जो पढ़ाया जा रहा है, आपको वो बाउंड्री तय होनी चाहिए कि सामने वाला जो चीज पढ़ा रहा है वो बुक में है या नहीं है। और नीट में 100% बात को समझ लीजिए। मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था, मैं इस क्लास में भी आपको बोल रहा हूं, अपने दिमाग से बात बिल्कुल निकाल दीजिएगा कि नीट का कट ऑफ ज्यादा होता है। नीट का कट ऑफ हमेशा से ज्यादा ही चल रहा है। कट ऑफ ज्यादा नहीं है, 720 में से 610 नंबर के ऊपर चाहिए, तब जाकर कोई मेडिकल सीट आपको नॉर्मली अलॉट होगी किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में। बोलिए सर,
610 615 के नीचे कुछ मिलने वाला नहीं है सर। आपके एग्जाम का हाईएस्ट मार्किंग क्या है? कितना है? 720। पेपर कितने का है? 720। बोलो बेटा, है ना? तो 100% मामला है। एक्चुअली में रीजन क्या है? इंजीनियरिंग स्ट्रीम, हम लोग तो दोनों में पढ़ा रहे हैं, इंजीनियरिंग और मेडिकल बेसिक डिफरेंस है। इंजीनियर को समय मिलता है कि भाई साहब आपको ये बिल्डिंग बनानी है, इस बिल्डिंग, आप एक अच्छे आईआईटी से निकले, कॉलेज से बाहर आए, आपसे बोला गया कि सर एक काम करते हैं, हमें कोचिंग खोलनी है, एक बढ़िया स्ट्रक्चर बना के लाओ। 1 महीने का टाइम मिला, घर में आराम से बैठे हो या ऑफिस आराम से बैठे हो, अपने पास टाइम है, आप मेरे पास आए 1 महीने बाद और आपने कहा कि सर अभी 5 दिन और लगेंगे और मैं आपको वो स्ट्रक्चर बना के दूंगा जो दुनिया में कोई नहीं बना के देगा। तो मैं कहूंगा कोई बात नहीं, 5 दिन और ले लो यार। यानी टाइम उनके पास है, उनका काम कुछ चीजों के लिए क्या करना है, उन्हें अजीम करना है। तो बोले टाइम है, तुम आराम से कर लो। डॉक्टर की ड्यूटी क्या है? डॉक्टर की ड्यूटी क्या है? आप मान लीजिए नॉर्मली आपने एमबीबीएस किया तो आप फिजिशियन है, सर्दी जुकाम पेट दर्द या कोई पता चला आया और उसने कहा कि सर बहुत इनको सुबह से बुखार है, तो आप क्या कहेंगे कि अच्छा एक काम करो और तुरंत कंपाउंडर से कहोगे जाओ वो 6 नंबर वाला रजिस्टर निकाल के लाओ। टाइम है? हाँ, कि यूट्यूब खोलोगे? नहीं ना। और अच्छे इंजीनियर बन गए, बाईपास सर्जरी कर रहे हो। क्या कर रहे हो? बाईपास सर्जरी कर रहे हो। कितना ज्यादा मामला क्रिटिकल है आपको मालूम ही है। आप माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं, नॉर्मल आंखों से आप देख भी नहीं सकते। ठीक बात है ना? कौन सी वेन कहां जोड़ दोगे? सामने वाले का दिल धड़केगा 72 बार कि 144 बार, ये आपके हाथ में है या एक भी बार नहीं। बोलिए सर, क्या कहोगे करते समय कि 1 सेकेंड यार लग रहा थोड़ा सा कंफ्यूजन है, और बोलोगे मरीज से कि तुम बस पड़े रहना, मैं आ रहा हूं 1 मिनट के अंदर, घर से रजिस्टर लेके आता हूं। पॉसिबल है क्या? नहीं सर, आपको चीजें इंस्टेंट याद होनी चाहिए। बात समझिएगा, आपको कुछ भी नया नहीं करना है। नया आप कब करते हैं? कोई भी डॉक्टर नया क्या करता है? नया वो तब करता है जब उसका 40 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है। वो उस एक्सपीरियंस से बताता है कि यार मेरे हिसाब से ये चीज ऐसे करनी चाहिए, लेकिन उसने भी पहले याद कर रखा है। तो आपका गेम स्पीड का गेम इसीलिए है कि वो चाहिए जो याद रखता है। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, बोलने में कोई शर्म नहीं है, सवाल याद होना चाहिए। सवाल पढ़ा, तुमने पढ़ा है, तुमको याद है, तुमने फटाक से टिक मारा, जरा थोड़ा बहुत लिखना है तो लिख लिया। तुम इस चक्कर में मत रहो कि तुम्हें फिजिक्स में वो फॉर्मूला कैलकुलेट करके वो तुमसे कुछ, वो ये देखना चाहते हैं कि मामला कैलकुलेशन का है, कैलकुलेशन से बच के चीजों को याद कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। और साफ सुथरा मैं बोलता हूं, रटना है, समझने का कोई मामला नहीं है। क्योंकि समझना क्या है? समझने का मतलब ये है कि हमें चीजों को समझ के सेट करना है कि जिससे हम अपने दिमाग में रख पाए, हमें तुरंत वो चीज याद हो जाए। कंप्यूटर में, मोबाइल में आप कोई चीज सेव करते हैं तो एक तरीका है, आप नॉर्मली सेव करते चले जाइए। जब आपको ढूंढना पड़ता है, मोबाइल नंबर की मैं बात करता हूं, आप किसी से मिले, आपने मोबाइल नंबर, उसने कहा भैया जरा ये नंबर है, और हम लोग क्या करते हैं आपस में कि मिस कॉल मार दो। मैं अपनी आदत बताता हूं, सबसे गंदी आदत। मुझसे आदमी कहता है कि सर वो अपना नंबर दे दीजिए, तो हमने दे दिया, और फिर वो मिस कॉल मारता है, और जब वो मिस कॉल मारता है तो बोलता है कि सर इसको सेव कर लीजिएगा। बात समझिएगा, और मुझे बताने में कोई शर्म नहीं है। मैं मोबाइल निकालता हूं और निकाल कर से 2 बार स्क्रॉल करता हूं, बोलता हूं ठीक। पता है क्यों? क्योंकि इतना आलस, कौन जाके टच करेगा, फिर ऐड कॉन्टेक्ट में जाएगा, फिर नाम लिखेगा और फिर ये करेगा। बात समझिएगा।
इसके बाद ऐसा नहीं कि बड़ी काबिलियत की बात है। फिर जब मुझे ढूंढना पड़ता है तो मैं कैसे ढूंढता हूं मालूम है कि वो आदमी मुझसे मंगलवार को सुबह मिला था, तो अब मैं 8:30 से 9 के बीच की कॉल डिटेल देकर और मैं उसमें ध्यान लगाने का प्रयास कर रहा हूं कि कौन सा वाला नंबर नॉर्मल नंबर है और कौन सा वाला नंबर जो सेव नहीं, शायद इन्हीं में से, मतलब मैं वहां टॉस कर रहा हूं, दो में से कोई एक होगा, जबकि ये काम आसान है। यही तरीका समझने का और रटने वाला है। समझने का मतलब चीजों को सेट कर लिया। अगर हम नाम से सेव कर लेते तो क्या हमको लिखना पड़ता, केवल हमको उसका नाम याद रखना है, बोलो भैया, और हम वो नाम डालते हैं बल्कि अल्फाबेट डालते हैं तो सारे आ जाते हैं और फटाक से मिल जाता है। वही आपके दिमाग की मेमोरी का गेम है। तो जो चीजें काम की हैं उनके लिए आपको पूरा भर में क्या खासियत है, क्या चीजें हैं जिनके बिना काम नहीं चलेगा, पहले लिखते जाइएगा और फिर चीजों को यही याद कर लेंगे। रिप्रेजेंट एज अ डॉट, यानी कार्बन को हम किसकी तरीके रिप्रेजेंट करेंगे, एक डॉट यानी बिंदी की तरीके। कार्बन रिप्रेजेंट एज अ डॉट। अब अगर कार्बन डॉट के तरीके है तो कार्बन चेन जब हम बनाएंगे तो भाई ये तो नहीं बना देंगे, क्योंकि क्लास 6 में पढ़े थे पहली बार कि किसी भी लाइन में कितने पॉइंट से बनी होती है, इनफाइनाइट। तो इसका मतलब हमें कैसे पता चलेगा इसके अंदर कितने कार्बन है। तो इसका मतलब कार्बन चेन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ नया तरीका निकालना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 2, कार्बन चेन रिप्रेजेंट एज अ zigzag फॉर्म। कोई अंग्रेजी में नहीं फंसना है। zigzag फॉर्म का मतलब टेढ़ा मेढ़ा, तो जहां जहां मुड़ेगा वहां वहां पॉइंट मान ले। क्लियर है मामला। तो zigzag का मतलब क्या, मैं अगर इस तरीके से बनाता हूं, आपको समझना, तो क्या तुम इसका मतलब ये समझोगे कि हर पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक कार्बन। तो बना लीजिए सर, इस तरीके से आप डॉट लगा देंगे और वो डॉट क्या बताएंगे कि कितने कार्बन मौजूद है। काफी चीजें आपको पता होंगी, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होंगी जिन पर आपने कभी गौर नहीं किया होगा, या आपको पता भी होगा तो आधा अधूरा पता होगा, उसे आज आपको यहां क्लियर कर लेना है। ठीक बात। तीसरा पॉइंट सर, हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड विद कार्बन नॉट रिप्रेजेंटेड, मतलब कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अदर एलिमेंट से जुड़ा है अगर तो दिखाने की जरूरत है। क्लियर है मामला। तो ये कहना गलत है कि हाइड्रोजन नहीं दिखाते, कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन रिप्रेजेंट नहीं करते। ठीक बात। अदर एलिमेंट ऑब्लिक फंक्शनल ग्रुप, सुनते जाना दोस्त। अदर एलिमेंट में कौन नहीं होगा, कार्बन और हाइड्रोजन। कार्बन हाइड्रोजन को छोड़कर कोई दूसरा एलिमेंट है या कोई दूसरे एलिमेंट से बने फंक्शनल ग्रुप है, जैसे
Cl, Br, I, बोलिए सर, सल्फर, ऑक्सीजन एटम, ये सब अगर आते हैं तो अदर एलिमेंट है। अदर एलिमेंट से बने फंक्शनल ग्रुप, मान लीजिए SO3H है, तो अब H तो ऑक्सीजन से जुड़ा है, दिखाना पड़ेगा। OH है तो यहां कार्बन नहीं है। अगर मैं बात करूं यहां पर NH2 है, NO2 है, तो क्या हमको उनको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो अदर एलिमेंट या फंक्शनल ग्रुप रिप्रेजेंटेड, यानी उनको रिप्रेजेंट करिए। अदर एलिमेंट और फंक्शनल ग्रुप रिप्रेजेंटेड। अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है सर, पता सबको है, लाख रुपए का पॉइंट है सर, आपका पूरा सवाल इसी पॉइंट पे गलत हो जाएगा और मालूम सबको है। एक बात मुझे सिर्फ इतना बताइए, ये कौन सा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड। एक से ज्यादा बॉन्ड अगर होते हैं तो क्या हम उन्हें मल्टीपल बॉन्ड बोलते हैं? अच्छा ये बताओ, अगर मैं इस ट्रिपल बॉन्ड को या डबल बॉन्ड को ऐसे ना बना के तुमसे कहो कि यार मेरा मन है कुछ ऐसे बना दे, तो क्या ये सही है? नहीं सर। यानी कि जो मल्टीपल बॉन्ड होते हैं उनके एंड पर यानी उनके किनारों पर हमेशा क्या पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है। क्लियर है मामला? तो ये बना लीजिए और ये वाला स्ट्रक्चर भी बनाइएगा साथ में, जिसको गलत लिखिएगा, थोड़ा सा छोटा बॉन्ड बनाना। ठीक बात, नीचे लिखना, इन बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर एट द टर्मिनल ऑफ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कार्बन एटम मस्ट बी प्रेजेंट, यानी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में अगर आपको डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है और अगल बगल कुछ नजर नहीं आ रहा है, तो उन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के किनारे पर 100% कौन होगा? कार्बन होगा। क्लियर है मामला? ठीक सर। अगर इतनी बात हमको पता है तो हम अपना कोई भी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर जो है उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं। पहले सरल से उठाते हैं। यहां तक क्लियर है मामला? एक बार जरा देखकर हमको बता दो क्या क्या करोगे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में। पहला, कार्बन डॉट के तरीके दिखेगा, कार्बन चेन मुड़ी हुई नजर आएगी, जहां जहां पर भी मुड़ेगा वो पॉइंट क्या होगा? कार्बन होगा। अगली कहानी, क्या कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट नहीं करना है, लेकिन अदर एलिमेंट से जुड़े हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करना है। अगर कोई अदर एलिमेंट या उससे बना फंक्शनल ग्रुप नजर आता है तो उसे पूरा रिप्रेजेंट करना है। अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में नजर आते हैं और उनके अगल बगल कोई एलिमेंट नजर नहीं आ रहा है, तो क्या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के किनारों पर हम कार्बन को कंसीडर करें? क्या ये बात समझ में आती है? आइए,
सिंपल स्ट्रक्चर है सर। चला जाए। अब हमको ये बताओ, इसी स्ट्रक्चर को दोबारा बनाओ अपनी कॉपी में। इसी स्ट्रक्चर को एरो बना के दोबारा बना लो। शुरुआत में तुमको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। चले भाई, आओ। अब इस स्ट्रक्चर को हमें पूरी तरीके से फुल फॉर्म में लाना है, सब कुछ नजर आना चाहिए। क्या ये बताओ, वहां पहले डॉट लगा दे तो किनारे पर भी डॉट होता है? बोलो बेटा, लगाओ डॉट, साथ में चलते जाओ। बना लिया। हर पॉइंट क्या है बेटा? एक कार्बन है, तो सब जगह कार्बन बना दो। बना दिया। अब ये बताओ, कार्बन की कोवेलेंसी कितनी होती है? 4। बिना 4 के कोई काम नहीं होना। कार्बन के साथ कौन छुपा बैठा है? हाइड्रोजन। ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है? 1। यानी यहां कितने हाइड्रोजन होंगे? 3। यहां 2, यहां बोलो 3 बॉन्ड बना रहा है, मतलब 1। यहां बोलो CH3, CH2। बात समझ में आती है या नहीं आती है? बना लीजिए सर। क्या ये ओपन स्ट्रक्चर है? सोच समझ के बताना। जिनकी पहली क्लास है उनको कुछ बातें सुननी पड़ेगी। लास्ट हमको बताया, क्या ये ओपन स्ट्रक्चर है? नहीं। ओपन स्ट्रक्चर वो होता है जिसमें सभी एटम्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड नजर आए। तो क्या ओपन स्ट्रक्चर का मतलब यहां हमें सिंगल बॉन्ड H दिखाने पड़ेंगे? क्लियर है मामला? तो जब जरूरत पड़ेगी तो वो कर लेंगे। अब आते हैं दूसरे सवाल पे। सवाल को समझिएगा, क्या पूछा जा रहा है ये सुनिए, फिर दिमाग लगाइएगा। डिजाइन जो बनाई जा रही है वही बनाना, अपनी मर्जी से ना बनाना, ठीक है ना? और क्वेश्चन है, हाउ मेनी टोटल कार्बन एटम present in given structure? दिए गए स्ट्रक्चर में कितने टोटल कार्बन एटम प्रेजेंट है? बोलो भाई। 13, 12,
चले आइए, एक बात बताइए, इस पूरे स्ट्रक्चर में जहां जहां ये मोड़ रहा है वहां क्या है? कार्बन है। तो पहले तो वो काम कर लेते हैं जो आप सबने किया है। यहां कोई कार्बन नहीं, ये मामला क्लियर है। अगर इतना काम किए तो सवाल गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां क्या है? ट्रिपल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड इन दो कार्बन्स के बीच में कहीं अटका हुआ है। तो क्या पढ़ाया था? अगर कभी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दिखे तो क्या उनके टर्मिनल्स यानी किनारों पर हमेशा क्या पाया जाता है? कार्बन। तो बेटा ये ट्रिपल बॉन्ड अगर है तो क्या ये हवा में होगा क्या? नहीं सर। और सुनिए, आप में से कुछ लोग क्या कर देंगे, यहां ऊपर नीचे भी कार्बन लगा देंगे। बेटा एक सिंपल सी कहानी है, अगर डबल बॉन्ड बनाना है तो भी दो कार्बन के बीच में बनाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड बनाना है तो भी दो कार्बन के बीच में बनाते हैं, सिंगल बॉन्ड बनाना है तो भी दो कार्बन के बीच में बनाते हैं। कभी दो या तीन कार्बन के बीच में बनाते हैं क्या? नहीं सर। तो क्या ये बात याद रखोगे कि जब भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ऐसे हवा में नजर आए तो उनके किनारों पर हमेशा क्या लगा दोगे? कार्बन। क्लियर है मामला? तो बना लीजिए सर। तो गिन के बताइए कितने कार्बन हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। बोलो सर, तो कितने हैं टोटल कार्बन? 14। तो बगल में आंसर लिखिए 14 कार्बन। क्लियर है मामला? 14 ही है ना यार? अरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक तो है? तो ना 12 निकला ना 13 निकला। मामला समझ में आया या नहीं आया? अब कभी गलती करोगे नहीं सर। अब एक काम और कर दो, हमारा जहां जहां पॉइंट बनाया है वहां वहां कार्बन बना दो, उसी में। अब फर्जी मेहनत नहीं कराएंगे, जल्दी से बेटा। अब उसी में कार्बन बना दो। बना दिए? आ जाओ। तो क्या तुमने कुछ ये किया होगा, और अब तुम्हें अपनी बात सही भी नजर आ रही होगी कि हाँ सर ये बात तो बिल्कुल सही है कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जो होता है वो कार्बन के बीच में होता है। जब बनाओगे तो खुद ही समझ जाओगे कि 3 डॉट बनाना तो आसान होता है, जैसे ही एक कार्बन की खोपड़ी पे दूसरा कार्बन बनाओगे समझ जाओगे ऐसा ना कोई कंपाउंड पॉसिबल नहीं। अब सर हर कार्बन की वैलेंसी को फुलफिल करो, यानी कार्बन की कोवैलेंसी यानी संयोजकता कितनी है? स्थायी 4। जितने 4 से कम बॉन्ड बन रहे हैं उतने हाइड्रोजन भर दो, और हाइड्रोजन भरो मत, अब हाइड्रोजन को बाकायदा सिंगल बॉन्ड बना के लगाओ। तो क्या ये बताओ यहां पर 3 बॉन्ड बनाने पड़ेंगे, यहां 2, यहां 2, यहां कुछ भी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये कार्बन 4-4 बॉन्ड बना चुके हैं। यहां ये कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है तो 1 H, ये कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है तो 1 H, और इनको 3 H। यहां 2 H। इधर आओ, इस कार्बन ने चारों बॉन्ड बना लिए बेटा, इधर आइए 3 H, 3 H, यहां 2 H बनाया सर। अब ये बताओ क्या ये ओपन स्ट्रक्चर है? नहीं। ओपन स्ट्रक्चर में सभी एटम्स के बीच में बॉन्ड नजर आना
चाहिए। गलती बताइए इस स्ट्रक्चर में कहां रह गई है? OH। क्या O और H के बीच में बॉन्ड नजर नहीं आ रहा है? इसका मतलब आप तो अपनी कॉपी में मिटा नहीं पाएंगे, लेकिन आप कम से कम चाहें तो उसी OH को एक बॉन्ड बना के लिख दीजिए, O सिंगल बॉन्ड H। क्लियर है मामला? तो यानी हमने बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर से ओपन स्ट्रक्चर तक का सफर तय कर लिया। अब ये क्यों पढ़ रहे हैं, इससे क्या फायदा होगा, इसकी बात कर लेते हैं। चले हटाया जाए, आइए सर। एक सिंगल बॉन्ड में कितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं? एक डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक बात सुनिएगा, मैं आपसे कह रहा हूं सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल या कार्बन और हेलोजन के बीच में सिंगल। चाहे कहीं भी सिंगल बॉन्ड आए, चाहे कहीं भी डबल बॉन्ड आए, सिंगल बॉन्ड का मतलब एक सिग्मा बॉन्ड पाया जाता है, डबल बॉन्ड का मतलब एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड का मतलब बेटा एक सिग्मा। कोई डेटिव बॉन्ड आ जाए, कौन सा बॉन्ड? डेटिव बॉन्ड, जिसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उसका अगर मतलब पहली बार बन रहा है तो उसे क्या कंसीडर करोगे? सिग्मा। अगर वही डेटिव बॉन्ड बना डेटिव बॉन्ड, तो पहले बॉन्ड को सिग्मा और दूसरे वाले को क्या मानोगे? पाई। क्लियर है मामला? अगर कभी एक डबल बॉन्ड और उसके ऊपर आपको डेटिव बॉन्ड नजर आए, तो पहला बॉन्ड क्या कहलाएगा? सिग्मा, और उसके बाद के दोनों बॉन्ड क्या कहलाएंगे? पाई। कभी भी सिग्मा दो नहीं हो सकते दो एटम के बीच में। क्लियर है मामला? बना लीजिए। ये बताया भी था, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं कि यहां से आपको सवालों की तरफ ले जा रहे हैं। क्या हो गया बताओ? हाँ, दो पाई एक साथ देख सकते हैं, लेकिन अब हमको क्योंकि दिखाना है ना यार, वरना अच्छा एक बात बताओ, अगर हम यहां भी दो पाई यहां भी दो पाई लिख देंगे तो तुम्हारे मन में कंफ्यूजन होगा कि फिर ये दिखने में अलग अलग क्यों दिख रहा है। टोटल में तो जब गिनोगे तो दो ही पाई लिखोगे। आपने क्लास 11th और 12th में क्या किया है उससे 1% फर्क नहीं पड़ता है। अब मैं जो बता रहा हूं उसको बात बात लीजिएगा। कार्बन आपको इन्हीं चार तरीकों से दिखता है, ये आपको मालूम है। एक एक करके बात करेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं पहला टर्म हाइब्रिडाइजेशन, क्या पूछा जाएगा? हाइब्रिडाइजेशन। जो हिंदी वाले दोस्त आ रहे हैं अपने, उन्होंने इसे पढ़ा है संकरण के नाम से, रट मारिए। हाइब्रिडाइजेशन या संकरण किसका होता है? एटम का। किसका होता है? एटम का। किसी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता, किसी आयन का हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता। यानी हाइब्रिडाइजेशन या संकरण इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एटम या एलिमेंट बोल सकते हैं। ठीक बात है। अगर कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो हम आंख बंद करके उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या बोलेंगे? sp2। यहां ये sp2, यहां ये sp, यहां ये sp। बनाइए।
अगला पॉइंट है बॉन्ड एंगल। पहले मतलब समझना, बॉन्ड एंगल का मतलब बॉन्ड के बीच में बनने वाला एंगल, यानी एंगल बिटवीन टू बॉन्ड्स। वो बॉन्ड कंसेक्यूटिव भी हो सकते हैं, लगातार भी हो सकते हैं, वो बॉन्ड अल्टरनेट भी हो सकते हैं, एक दूसरे के आमने सामने भी हो सकते हैं। यहां अगर बात करें तो चारों बॉन्डों के बीच में जो एंगल है वो कितना लिया जाता है? 109.5 डिग्री। तुमने 109.28 मिनट पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? अरे बोलो यार। अच्छा, इसीलिए कह रहे हैं कि एनसीईआरटी लाना है। अब जितने लोगों के पास वही देखिए, हाइड्रोकार्बन में आ जाइए। आए सर, हाइड्रोकार्बन में एल्केन चैप्टर मिलेगा, एल्केन पोर्शन। वहां आपको एक डायग्राम दिखेगा मीथेन का, और यहां आपको नीचे बॉन्ड एंगल लिखा हुआ दिखेगा क्या कि द फोर कॉर्नर ऑफ अ रेगुलर टेट्राहेड्रल ऑल HCH बॉन्ड एंगल आर 109.5 डिग्री। हालत खराब हो जाएगी आपकी अगर पेपर में आ गया तो, क्योंकि स्कूलों में गलत रटा रखा है 109 डिग्री 28 मिनट का कोई मतलब नहीं। क्लियर है मामला? तो बॉन्ड एंगल बेटा यहां कितना होगा? 109.5 डिग्री। यहां देखो 120 कितना होता है? 120। यहां देखना 180। यहां बताओ 180। बना लो सर। अगर कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन हमेशा sp3 होगा और बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री। अच्छा, एक बात सुनिएगा, अगला टर्म यहां पर आता है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री मतलब कि जब ये बॉन्ड बन जाएंगे तो ये लोग देखने में कैसे लगेंगे। तो ये आपको दिखेगा टेट्राहेड्रल, जैसा आपने बात किया था, या टेट्राहेड्रल बोल देते हैं। यहां ट्राइगोनल प्लेनर, क्या बोलेंगे? ट्राइगोनल प्लेनर। और इन दोनों में ही आप क्या बोलेंगे? लीनियर, क्योंकि एंगल कितना है बेटा? 180। तो जब भी हाइब्रिडाइजेशन sp होगा तो याद रखना है बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होगा, और जो ज्योमेट्री होगी वो क्या होगी? लीनियर। लीनियर का मतलब वो ये कह रहा है कि इन कार्बन्स के बीच में जो बॉन्ड है, जो भी लोग यहां लगे होंगे वो इस कार्बन के साथ एक ही लाइन पर पाए जाएंगे, यानी कि 180 डिग्री पर पाए जाएंगे। यहां पर जो भी लोग लगे होंगे, अच्छा एक बात समझ लीजिए, ये सारे बॉन्ड एंगल आपस में क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो अगर मैं बाकी नहीं बना रहा हूं तो इसका मतलब वो अपने आप ही कितने हैं? 120। क्लियर है मामला? ज्योमेट्री मतलब ज्यामिति, यानी उसका शेप। टेट्राहेड्रल मतलब चतुष्फली। ट्राइगोनल प्लेनर की बात करें अगर तो त्रिकोण समिति। बोलो भैया, ये सब तो पढ़ के आए हो यार, केमिकल बॉन्डिंग में है तो याद रखना है टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल प्लेनर और लीनियर ज्योमेट्री बनती है। अब एक बात सुनो जरा, क्या ये बताओ, अगर 2 डबल बॉन्ड बनाने हैं, कितने? 2 डबल बॉन्ड बनाने हैं, सुनते जाना। तो मैं तुम्हें इसका एक बेहतरीन एग्जांपल बताता हूं। मैंने कहा था
दो डबल बॉन्ड ओपन चेन में बनाया जा सकता है। क्या ये स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है? जवाब है हाँ, करता है। क्यों? क्या तुमको यहां पर इनके बीच में एंगल 180 डिग्री नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है? सर आ रहा है, मतलब ये स्ट्रक्चर सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं 3 कार्बन का साइकिल बनाता, क्या बनाता? साइकिल बनाता, तो तुम ये बताओ, अगर मैं यहां 2 डबल बॉन्ड लगाऊंगा तो क्या ये स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करेगा? बुद्धि लगाना। अगर 2 डबल बॉन्ड होंगे तो एंगल 100% कितना होना चाहिए? 180। और दुनिया की कोई भी साइकिल में एंगल 180 डिग्री पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो तो मुड़ा ही होगा, या तो कम मुड़ा होगा, बोलो, या हम बोल सकते हैं ज्यादा मुड़ा होगा। लेकिन क्या ये साइकिल है? क्या कभी साइकिल में लीनियर होता है क्या? नहीं। साइकिल का मतलब ही होता है क्या कि उनके अंदर कुछ ना कुछ एंगल मिले और 180 से कम हो। इसलिए 2 डबल बॉन्ड कभी भी साइकिल में पॉसिबल नहीं होते। क्लियर है मतलब? बना लीजिए सर। चला जाओ। तो अब आप क्या क्या कर सकते हैं? आप कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं, यानी संकरण। आप स्ट्रक्चर में कितने सिग्मा कितने पाई है ये बता सकते हैं, बोलिए। आप वहां पर बॉन्ड एंगल भी बता सकते हैं, बोलो सर। और आप कार्बन के रिस्पेक्ट में उसकी ज्योमेट्री को भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक बात है। आइए सर एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हटाया जाएगा, क्वेश्चन लिखो। टोटल सिग्मा प्लस पाई बॉन्ड कॉमा हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन या ऑफ ईच कार्बन। ये 2 काम करने हैं। कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताना है और साथ साथ टोटल सिग्मा और टोटल पाई बॉन्ड बताना है। मैं कोई नया स्ट्रक्चर नहीं लूंगा, जो इन्होंने दिया है इन्हीं को लेके काम करते हैं, जिससे इनका भी काम हो जाए, फिर कुछ बातें हम लोग अपनी भी कर लेंगे। जैसे मान लीजिए इन्होंने पहला स्ट्रक्चर जो दिया है, अब उनके सवाल अलग है, मैं जानबूझ के उसको थोड़ा कन्वर्ट कर रहा हूं। यहां OH है, यहां Cl है और यहां पर Cl। एक सवाल में ये बना लीजिए। दूसरा है सर अभी के लिए 2 ही है। एक हिंट आपको बस ध्यान रखनी है, क्या? जब भी आप हाइब्रिडाइजेशन
या टोटल सिग्मा प्लस टोटल पाई बॉन्ड निकाल रहे हैं, आप हमेशा ओपन स्ट्रक्चर बनाएं। कौन सा स्ट्रक्चर बनाएं? ओपन स्ट्रक्चर। बगल में नोट करके लिख लीजिए। अगर क्वेश्चन में ऐसे ही हिंदी में लिखो, अगर क्वेश्चन में टोटल सिग्मा प्लस पाई बॉन्ड कॉमा हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटम कॉमा हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटम पूछा जाए, ओपन स्ट्रक्चर बनाओ, तो हमेशा ओपन स्ट्रक्चर बनाओ। ब्रैकेट में लिखो सभी एटम्स के बीच बॉन्ड नजर आना चाहिए, सभी एटम्स के बीच बॉन्ड नजर आना चाहिए। ओपन स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? सभी एटम्स के बीच बॉन्ड नजर आना चाहिए। चलो शुरू होते हैं। पहले वाले में अपना आंसर बताओ। सबसे पहले इसको किस में कन्वर्ट करोगे? ओपन स्ट्रक्चर। देखते जाना भाई। क्या इधर देखो, क्या तुम्हारे हिसाब से ये कार्बन होगा? बोलो। तो क्या यहां ऑक्सीजन है? हाइड्रोजन कौन सा बॉन्ड बनाता है? सिंगल, तो सिंगल बनाया। क्या यहां एक कार्बन होगा? कार्बन बनाया। कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है? 3, यानी चौथा बॉन्ड हाइड्रोजन का होगा। यहां आते हैं, कार्बन है, कार्बन को कितने बॉन्ड बनाने हैं? 4, तो नाइट्रोजन के साथ कौन सा बॉन्ड बनाना पड़ेगा मजबूरन? ट्रिपल बॉन्ड, वरना उसकी कोवेलेंसी 4 नहीं होगी। क्या यही सेम चीज यहां पर भी होगी? सर ये आपका कौन सा स्ट्रक्चर है? ओपन स्ट्रक्चर। क्लियर है मामला? सबसे पहले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन लिखो। सबसे पहले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन लिख दो। हाइब्रिडाइजेशन में क्या पढ़ा है बताओ? अगर कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड बनाता है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन हमेशा sp3 होता है। कार्बन का ही बताना है और किसी का नहीं बताना है सर। अगर कार्बन एक ट्रिपल एक सिंगल बॉन्ड बनाता है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp होता है। तो क्या यहां पर भी sp? क्लियर है मामला? अगली कहानी सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड की देखते हैं। क्या ये बताइए? सिंगल बॉन्ड है मतलब एक सिग्मा, सिग्मा सिग्मा, हर बॉन्ड पे लिखते जाना है सिग्मा। ट्रिपल बॉन्ड मतलब एक सिग्मा 2 पाई, यहां ट्रिपल बॉन्ड का मतलब एक सिग्मा 2 पाई। क्लियर है मतलब? जब भी हम इस तरीके से बना लेंगे, गिनने का तरीका बहुत क्लियर है। पहले सबसे पहले कौन सा बॉन्ड गिनेंगे? पाई बॉन्ड, क्योंकि वो हमेशा कम होते हैं। तो 2 और 2 4, यानी कि पाई बॉन्ड बेटा कितने हैं यहां पर? 4 पाई बॉन्ड। जब सिग्मा बॉन्ड गिनने का टाइम आएगा तो हम बॉन्ड को काटते जाएंगे, क्योंकि हमें घर लेके सामान नहीं जाना है, गलत नहीं होना चाहिए। तो क्या 1 2 3 4 5 6 7, यानी कितने सिग्मा बॉन्ड है? 7। क्लियर है मामला? तो बेटा सवाल में पूछा गया है सिग्मा प्लस पाई, तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा? सिग्मा प्लस पाई बॉन्ड, यानी ये सम कितना आएगा? 11। अगला वाला सवाल अपने आप करिए और प्रयास करिएगा कि क्वेश्चन सही करें।
सुनना, कुछ काम चालाकी से भी किए जाते हैं। एक बात मुझे सिर्फ इतना बता दो, जब तुम इस स्ट्रक्चर में जाओगे तो क्या सबसे पहले कार्बन को पता लगाओगे कहां पे है? तो हर पॉइंट बेटा क्या है? कार्बन, जहां जहां मोड़ रहा है। तो ये जो बिंदियां तुमने रख दी है, इसका मतलब है तुमने कार्बन पता लगा लिए। अब बात को पूरा गौर से सुनना। क्या ये बताओ, ये हर पॉइंट अगर कार्बन है तो कहीं भी तुमको डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नजर आ रहा है? नहीं सर। इसका मतलब कार्बन अगर बॉन्ड बनाएगा तो चारों कौन से बनाएगा? सिंगल। बोलो बेटा। और कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड बनाता है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3। इसका मतलब मैं बिना कुछ करे अभी बोल सकता हूं कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑल कार्बन उसके लिए हमें स्ट्रक्चर पूरा करने की कोई जरूरत नहीं है सर। मान लीजिए कल को केवल हाइब्रिडाइजेशन आए तो अपना समय बर्बाद नहीं करना है, ठीक बात है ना? अब हर डॉट को कार्बन से रिप्रेजेंट करो, फिर हर कार्बन के हाइड्रोजन फिट करो, तब जाकर सिग्मा बना पाओगे। अब सुनो एक और बात, अगर दोस्त यहां डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो पाई बॉन्ड भी तो नहीं है। बोलो यार। तो इसका मतलब तुम ये कहोगे कि देखो सर, सिग्मा कितने बनेंगे ये तो चेक करने वाली बात है, लेकिन हम आपको एक बात कंफर्म कर सकते हैं कि पाई कितने होंगे? 0, क्योंकि यहां पर एक भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं। क्लियर है मामला? शुरू हो जाइए। हर पॉइंट को कार्बन बनाइए, हर कार्बन की कोवैलेंसी यानी संयोजकता को पूरा करिए, और जितने जितने हाइड्रोजन है वो सारे बॉन्ड, पूरे स्ट्रक्चर बनाना है इसलिए सिंगल बॉन्ड पूरे दिखाने पड़ेंगे। क्या आप समझ में आता है कि हाइड्रोजन कैसे भरे जाते हैं? बोलो बेटा। जो एक कंफ्यूजन रहता है कि सर यहाँ H होगा कि H2 होगा, अब से नहीं रहेगा। कार्बन की कोवैलेंसी 4 रखनी है अपने। यहां ये क्या इन कार्बन्स के पास 2-2 H होंगे? गिन के बताओ कितना सिग्मा आया? 27 आया। हर पॉइंट मतलब हर बॉन्ड एक कार्बन है, वो सिग्मा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। तो सबसे पहले जो लाल वाले ये सब सिंगल ही तो है, ये तुम्हें भरना है। उसके बाद जितने हरे वाले दिख रहे हैं वो भी सब सिंगल है, तो आप फिर इनकी जगह भी लिख दीजिए। तो सबसे पहले तो सिग्मा बॉन्ड लिखो जरूर, जहां छूट जाएगा वहां नजर आ जाएगा। हर बॉन्ड में आपको जरूर लिखना है कि सिग्मा है कि पाई है और कितनी बार है। जरा देखिए, क्या कोई भी बॉन्ड छूटा हुआ नजर आ रहा है? नहीं सर। क्या कोई बॉन्ड है जिस पर कुछ नहीं लिखा हो? नहीं सर। अब बॉन्ड काट लीजिए और देख लीजिए कितना आ रहा है। जैसा ही बता रही है, क्या 27 आ रहा है? 27 इधर देखो, बता रहे हैं अगर, तो मतलब समझ लो कि हमारे 14 साल और अभी 15वां साल है, उसका एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूं आपको। बॉन्ड को काट के ही गिनो। बात समझ में आ रही है कि नहीं? दिखने में खराब लगेगा लेकिन आंसर सही आएगा। कोई बॉन्ड अगर छूट जाएगा तो पता चल जाएगा कि ये वाला छूट गया। तो अगर आपने गिना है तो 1,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। मतलब कि आप किसी भी सीक्वेंस में गिने आपको दिख जाएगा कि जो नहीं कटा है वो गिनने के लिए बच गया है। तो आंसर क्या होगा? 27। क्लियर है? थोड़ा सा गेम में ट्विस्ट लाते हैं, टफ अप नहीं करेंगे। अब टफ नाम की कोई चीज है ही नहीं। जब आपने समझ लिया तो अब कोई क्या टफ कर देगा। अच्छा एक बात सुनो, इधर देखो। कई बार क्या होता है, जैसे समझा दिया कि जहां डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है उनके किनारों पे कार्बन होता है, तो बिल्कुल फुटा लेके नहीं बैठना है कि अरे जरा सा देखो छूटा हुआ है, वो बनाने में छूट गया है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? वहां अगर आपको वो देगा तो प्रॉपर हवा में लटका हुआ नजर आएगा। क्लियर है मामला? बनाइए सर। चला जाए, आइए सुनो। अब अगर कोई हमसे कहता कि इसमें बात को सुनना पड़ेगा गौर से कि कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो जैसे हम ये देखकर बता देते हैं कि सिंगल बॉन्ड अगर है तो सिर्फ sp3 होगा, वैसे हम ये भी देखकर बता सकते हैं कि सिंगल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड है, यानी कि यहां कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 और sp2 मिलेगा। sp नाम का कोई हाइब्रिडाइजेशन मिलने वाला नहीं। क्या ये बात क्लियर है सर? तो कुछ काम आपको देख के बता देंगे। आइए, हर पॉइंट एक कार्बन है, तो ये पॉइंट बना लीजिए। ठीक बात। हर एक पॉइंट को कार्बन से रिप्रेजेंट कर दीजिए, तो आपकी बात भी रह गई कि हर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के किनारों पे कार्बन रहता है। हर कार्बन की कोवेलेंसी को 4 से पूरा कर दीजिए, यानी जितने बॉन्ड कम, तो ये 3 बॉन्ड बना रहा है यानी 1 H होगा, ये भी 3 बॉन्ड बना रहा है यानी 1 H होगा, ये कार्बन भी 3 बॉन्ड बना रहा है यानी 1 H होगा। ये कार्बन चारों बॉन्ड बना ले रहा है, कोई H नहीं होगा इसके पास। अच्छा, जितने भी कार्बन किनारे पे रहते हैं वो हमेशा किस फॉर्म में मिलेंगे? CH3 की। क्लियर है मामला?
ये कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है, 1 H, 2 बॉन्ड बना रहा है, 2 H, 2 बॉन्ड बना रहा है, 2 H। क्लियर है बाबू? बना लो। कितना आ रहा है बताओ, सिग्मा और पाई जोड़ के बताओ कितना है। 24 सिग्मा और कितने पाई, 1 पाई बॉन्ड है, ठीक है। पहले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन लिख लो। इधर देखो, क्या ये sp2 है और ये sp2 है, क्योंकि डबली बॉन्डेड कार्बन है ना। बोलो बेटा, बाकी सारे कार्बन क्या सिंगल बॉन्डेड है, यानी बाकी सारे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। यही है मामला। तो ये बताओ sp3 वाले कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन कितने आए, 7। sp2 वाले बेटा कार्बन कितने हैं, 2। कल को नंबर पूछा जा सकता है उनका। सिग्मा पाई निकाल के बताओ भाई, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। 20 कितना आ रहा है बेटा, 24 आ रहा है। देखो उनकी बात सही है कि नहीं, ये कह रहे हैं 24 सिग्मा। अच्छा पाई तो एक ही है, ये तो कंफर्म है, क्योंकि वो केवल यही मिलेगा, 1 सिग्मा और 1 पाई। आ रहा है सभी का? बोलो बेटा, करो, जब तक पूरा ना हो तब तक करिए, उसको कर करके चेक करिए। कल के लिए होमवर्क नोट करिए। इधर देखिए, आपके पास यूनिट नंबर 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स। बोलिए सर, जिनके पास नई वाली बुक है यूनिट नंबर 1, करना क्या है, गौर से सुन लीजिए। प्रॉब्लम नंबर 12.1 है, नए वाले में 8.1 होगा। 12.1 से लेकर 12.6 तक, यानी 8.1 से लेकर 8.6 तक जितने भी स्ट्रक्चर दिए गए हैं, उन सारे स्ट्रक्चर में आपको यही काम करना है सर। क्या निकालना है, सवाल कुछ भी लिखा हो, आपको टोटल सिग्मा, टोटल पाई और कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकाल के लाना है। क्लियर है मामला? बोलिए सर, कल जब आएंगे तो मैं कॉपी आपकी दे दूंगा। अब नए और पुराने के चक्कर में नहीं रहना है। अब 2 दिन हो गए, तुम पुराने हो गए। बात समझ में आ रही है कि नहीं? हाँ, लिखो कॉपी में, प्रॉब्लम 12.1 टू 12.6 ओल्ड एनसीईआरटी यूनिट नंबर 12। ये आप पे निर्भर करता है कौन सी वाली है आपके पास। लिखा सर, न्यू यूनिट नंबर 8, प्रॉब्लम नंबर 8.1 टू 8.6। क्या फाइंड आउट करना है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन एटम एंड टोटल सिग्मा, टोटल पाई।
क्लियर है मामला? एक छोटी सी बात तुमसे पूछे, मान लो यहां पर इस तरीके से मामला है, अगर मैं, बात हो रही है तो एक कल के लिए भी बात है, एक स्ट्रक्चर हम आपको बना के दे रहे हैं, ये पॉइंट है, ठीक है ना, तो परेशान नहीं होना है आप। बना लीजिए इसे। कल यही पढ़ाएंगे, प्रयास करिएगा, देख कर आइएगा, सही गलत जो भी होगा देखा जाए। आपको एक तो सबसे पहले इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है। क्या लिखकर लाना है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मतलब अणु सूत्र। सीधा पढ़ना है इसे, मतलब मैं बता भी दे रहा हूं, हिंदी अंग्रेजी के चक्कर में नहीं फंसना है, या तो आता है या नहीं आता, मैं बहुत क्लियर कट जानता हूं। मॉलिक्यूलर अणु सूत्र का मतलब उस मॉलिक्यूल यानी उस अणु में टोटल कितने एटम कितनी बार है, कार्बन कितनी बार है, हाइड्रोजन कितनी बार है, ऑक्सीजन कितनी बार है, उसे रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या कहलाता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्लियर है? एक तो ये लिखना है, दूसरा सिग्मा बॉन्ड कितने, पाई बॉन्ड कितने। क्लियर है मामला? ठीक बात। इसका नाम लिख लीजिए, इसे कहा जाता है क्यूबेन। क्या कहते हैं सर? जैसे एल्केन है वैसे ही ये क्यूबेन है। ठीक बात। कोई बता सकता है क्लास में इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? दिमाग, ठीक बात है ना। और कल के लिए क्या ये 3D स्ट्रक्चर है? ये कैसा स्ट्रक्चर है? 3D स्ट्रक्चर है। तो कल हम लोग बात करेंगे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में 3D स्ट्रक्चर्स। ठीक बात है। जो इतना सवाल दिए सुपर के लाइएगा, किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट होगा तो आपको सवाल यहां पूछ सकते हैं। ठीक बात। अभी क्या कर रहे हैं? अभी ज्यादा तेजी से आपको, टाइम बहुत है तुम्हारे लिए, लेकिन ये भी समझ लीजिए कि ये जो टाइम है ये सबसे कीमती समय है। इस समय आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपकी गलतियां हैं, जितने बेसिक पढ़ाए जा रहे हैं, अगर आपने इनको मजबूत कर लिया तो इसका मतलब आपका काम हो जाएगा। अब जैसे मैं आपको कल जब पढ़ा दूंगा तो उसके बाद मैं आपको बीच में अभी एक दिन पूरी पीरियोडिक टेबल याद करा दूंगा। टेबल आपने याद करी हो, लेकिन जैसे मैं याद कर रहा हूँ, अगर आप वहां पे ब्लॉक भी जान जाएंगे, सारी चीजें जान जाएंगे, यानी कि आप फिर जब कभी भी इनऑर्गेनिक पढ़ रहे होंगे तो आपको पहले से ही 30% उस आइटम के बारे में पता है। क्लियर है मामला? तो चीजें पढ़ने में फिर मजा आए। तो ये वो बेसिक है जो अगर आपको आता है तो अच्छी बात है। जो जो चीजें आपको लगती है कि हाँ ये हमारे ऐड करने वाली है, उसे ऐड कर लीजिए। बस एक बात याद रखिए, जो आप पढ़ रहे हैं वो किसी भी दिन आपसे पूछा जाए आपको आना चाहिए। क्लियर है मतलब?
इतना काम करके आइएगा और कल क्वेश्चन जब तक अभी दूसरी क्लास नहीं स्टार्ट होगी आप चाहो बुक का सवाल लगा लो, जिनके पास नहीं है वो मोबाइल में डाउनलोड करो, किताब खरीदने के इंतजार ना करो, मोबाइल में सीधे डाउनलोड करो। बात समझ में आ रही है कि? और सीधे पीडीएफ गूगल में डालोगे तो पीडीएफ आ जाएगा, उस टॉपिक का नाम डालोगे, सीधे डायरेक्ट एनसीईआरटी पीडीएफ डालोगे, मिल जाएगा, सवाल निकाल के कॉपी में सॉल्व कर। सवाल लिखने की कोई जरूरत नहीं है, केवल आप उसका आंसर प्रॉपर डिस्क्राइब करके लिख दीजिए। ठीक बात है, इतना काम है।